लीवर ट्रांसप्लांट भी करना होगा अनफॉर्चुनेटली, तो वी विल बियर द कॉस्ट। तो कैशलेस फैसिलिटी है? बिल्कुल कैशलेस फैसिलिटी है। Okay. तो इस लेवल की फैसिलिटी किसी भी सिस्टम में नहीं है कंट्री में, और बाहर हो सकता हो, मगर इस कंट्री में किसी भी प्राइवेट जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं इस तरह का नहीं दे सकते हैं। तो एम्प्लॉइज़ को यह बताना कि ये इतने फ़ायदे की बात है, ये हम लोग चाह रहे हैं करना और अब PR के थ्रू कर रहे हैं, मगर एम्प्लॉयर्स को भी जानना चाहिए कि उनके लिए क्या बेनिफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है जी, अगर ESIC में अगर आप नहीं कवर्ड हैं तो आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कवर्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाते हैं। और उसमें क्या है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हुई तो कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको एम्प्लॉइज़ को। इसमें अगर आप ESIC में कवर्ड हैं तो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की इंजरी होती है तो वह ESIC का मैंडेट है। ESIC वेज कंपनसेट करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, जो करना ESIC करेगा, एम्प्लॉयर का हेडेक खत्म है। तो इस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और इसलिए हम लोग जो आप बता रहे हैं हम लोग भी चाह रहे हैं इस चीज़ को हम लोग करना भी शुरू किया है कि इस तरह का कॉन्फ्रेंसेस हो, सेमिनार हो, उनके फैसिलिटी में लोग जाके बताएं कि क्या आपके इससे फ़ायदा क्या है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस पर। राइट। एंड ये फीडबैक भी रही है दीपक जी के पिछले 2 सालों में, पर्टिकुलरली पिछले 1 साल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एंड आई थिंक जो वर्कर का रिस्पॉन्स है, अब तो वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस में जाके बोलते हैं कि सर ESI कवरेज हमें चाहिए, बिकॉज जैसे आपने कहा वो नहीं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स, एक्सटेंडेड फैमिली भी कवर होती है। और बीमारी एक ऐसी चीज़ है दीपक जी, एक घर में एक बीमारी आ जाए, वो कहते हैं ना आपकी सारी सेविंग्स बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। सो इंश्योरेंस कवरेज, जो मेडिकल इंश्योरेंस इज़ लाइक बहुत ही ज़रूरी। अभी एक छोटे से विराम के लिए जाएंगे, जब वापस आएंगे आपसे जानना चाहेंगे कि फाइनली ये दिस इज़ अबाउट पीपल, ये है तो लोगों के बारे में, चाहे लोग इंश्योरेंस हेल्थ के लिए आए ट्रीटमेंट के लिए, या चाहे आपके लोग लोगों से डील करें, तो अपने एम्प्लॉयज़ में ESIC को एटीट्यूडनल चेंज लाना कितना मुश्किल रहा, बिकॉज अक्रॉस कॉर्पोरेशंस द बिगेस्ट चेंज एंड द टफेस्ट चेंज इज एटीट्यूडनल चेंज। आप ये चेंज कैसे लाए अपने पिछले 1 साल में जो आपने किया है, और कुछ सक्सेस स्टोरीज हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। बट राइट नाउ वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल है कोई ये क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्री दीपक कुमार से, जो ESIC के महानिदेशक हैं। दीपक जी, सबसे कठिन काम ऑर्गेनाइजेशंस में माना जाता है कि प्रोसेस ले आते हैं, सिस्टम ले आते हैं, फंडिंग ले आते हैं, पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस संस्था में, उनका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे चेंज करें टू कोप विद द न्यू चेंजेस, आपने ये कैसे किया? देखिए, एक तो बाय नेचर इनर्शिया होती है सिस्टम में, और इस इनर्शिया को तोड़ना है। तो आप कैसे तोड़ेंगे कि एक तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस आप बढ़ाएं, लोगों को लगे कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिससे इतना फ़ायदा है, तो हमको और अच्छा काम करना चाहिए और बेनिफिट पहुंचाना चाहिए लोगों को। तो हम लोगों ने उस पर काम करना पहले शुरू किया कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पूरे कंट्री में फैलना है, पूरे कंट्री में एक्सपेंड करना है और सारी फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो एक आस्पेक्ट वो था जिस पर काम, प्राइड इन देयर वर्क। हाँ, टू टेक प्राइड इन देयर वर्क। नाइस। तो इस वजह से हम लोगों ने अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में डायलिसिस फैसिलिटीज़ कहा कि सभी हॉस्पिटल में लगेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज़ किया और लगाना शुरू किया। अभी बहुत जगह डायलिसिस फैसिलिटी लग गए हमारे पास में। अभी तक या टिल लास्ट ईयर और लास्ट से पहले तक डायलिसिस केसेस आते थे तो रेफ़र करते थे, हम बाहर जाता था, या तो हम डायलिसिस नहीं करा पाते थे, ट्रीटमेंट ही नहीं होता था, हमारे फैसिलिटी नहीं थी, या हम बाहर रेफ़र करते थे। जैसे ही आपके सिस्टम में डायलिसिस आ गया, आपके हॉस्पिटल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, लोग लाइन लगाए हुए हैं, आ रहे हैं डायलिसिस के लिए आ रहे हैं, और आपके सिस्टम आप यू आर टेकिंग प्राइड कि हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस फैसिलिटी आ गई है। तो हम लोगों ने उस तरह से बहुत सारी फैसिलिटी को ऐड करना शुरू किया कि अब फिजियोथेरेपी, अब से फिजियोथेरेपी बहुत छोटी सी यूनिट होती है किसी हॉस्पिटल के लिए, मगर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का यूनिट होगा।
बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है मगर हर जगह हमारा आना शुरू हो गया है। तो हॉस्पिटल जैसे ही इम्प्रूव करेगा तो आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छे सिस्टम में काम किया, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए हम लोगों को। और जब फीडबैक पॉजिटिव आना शुरू होता है ना तो फिर इंकरेजमेंट मिलता है कि मगर दूसरा एस्पेक्ट था कि एम्प्लॉइज़ के जो हमारे काम कर रहे हैं उनको यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करना है। अब उनके जो स्पेसिफिक इशू मैं बताता हूँ जो हमारे सामने आए, हम लोगों ने सॉल्व भी किया उसको। एक प्रमोशंस बहुत दिनों से पेंडिंग था उनका। अब अगर आप एम्प्लॉइज़ को टाइम पर प्रमोशंस नहीं देंगे तो आप यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप उनका काम होगा। नो मोटिवेशन। तो हम लोगों ने बिल्कुल ड्राइव चलाकर ईच एंड एवरी कार्डर में, एवरी लेवल पर प्रमोशंस दिया। पिछले एक साल में मतलब मेजॉरिटी 99% हम कहेंगे, क्लेम करेंगे कि 99% जो हमारे पोस्ट थे उस पर प्रमोशन हम लोगों ने दे दिया। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था उनका अपने प्लेस चॉइस प्लेस पर ही काम कर रहे हैं। अब कोई चेन्नई में काम करता है, बिहार का रहने वाला है, यूपी में काम करता है और केरला का रहने वाला है, वो चाहता था, बहुत दिनों से चाह रहा है कि मेरी पोस्टिंग केरला हो जाए। ठीक है, आपके नियम बहुत सारे हो सकते हैं मगर अगर कोई एम्प्लॉई डिसग्रंटल्ड है, नहीं काम कर रहा है, उससे बेटर है कि थोड़ा सा रूल आप तोड़कर आप उसको सही जगह पोस्ट कर दीजिए। हम लोगों ने बिल्कुल ड्राइव चलाया कि नहीं, जिसके जो चॉइस है वो वहीं जाके काम करेगा। ठीक है, हमारे पास किसी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कमी हो जाए, ठीक है, वी विल ओवरकम दैट थ्रू रिक्रूटमेंट। मगर ये नहीं कि वो जबरदस्ती उसको रखे हुए हैं वहाँ पर कि हमारे पास शॉर्टेज, हम कैसे भेज दें इसको। तो हम लोगों ने उस पर भी ड्राइव चलाया कि नहीं, एम्प्लॉई का सेटिस्फैक्शन इज आवर प्रायोरिटी। तो हम लोगों ने उसको जो जहाँ डिमांड किया, मेजॉरिटी को हम लोगों ने इफेक्ट किया कि उसको जहाँ जहाँ चाहे सब पोस्ट किया। तो उनका मोरल भी हाई होना, तो एक तो प्राइड लेना और एक उनके मोरल को हाई करना, दोनों टू फोल्ड काम हुआ है। और देखते हैं दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। ये नहीं कि अब मैं कर रहा हूँ कि हम लोग बोलते हैं तब करते हैं, अपने आप काम कर रहे हैं अपने आप। राइट। सो आपको अपनी क्वालिटी लाने में और एक्सपेंशन में आपका गोल है, एम्बिशियस गोल है और उस पर काम भी हो रहा है। कुछ प्राइमरी चैलेंजेस क्या दिखते हैं? नहीं, चैलेंजेस एक तो मैन पावर है, मैन पावर इज चैलेंज। ओके। क्योंकि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 2-3 सालों में रिक्रूटमेंट्स नहीं हुए। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा जिसको हिंदी में कहें बहुत क्लिष्ट प्रोसेस है। ओके। अब इससे चैलेंज, अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो इससे चैलेंज, हमारे यहाँ करीब 8000 करीब पोस्ट खाली थे टिल लास्ट ईयर। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल एक इसके लिए भी ड्राइव चलाएंगे और रिक्रूटमेंट भी करेंगे। लोग रिक्रूटमेंट क्या है कि इससे टाइप ऑफ पीआर एक्सरसाइज ऑल्सो। अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं, अगर 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो पब्लिसिटी भी होती है ESIC की। तो बिल्कुल उस मैंडेट के साथ हम लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया कि एक तो पब्लिसिटी भी होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कि पूरे कंट्री में इतना रिक्रूटमेंट हो रहा है, ESIC के बारे में लोग जानेंगे और बेस्ट टैलेंट आएगा, बेस्ट टैलेंट आएगा। दूसरा, हम लोग अब इसी में रिक्रूटमेंट की बात की तो हम बताते हैं, हम लोगों ने एक और डिसीजन लिया कि हम स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करेंगे। और बिल्कुल एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था, बिल्कुल PR एक्सरसाइज था कि हमको लोगों में जाना है। तो हुआ कि नहीं, हमारे पास करीब 170 पोस्ट थे जो हम स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट कर सकते थे, पड़े हुए थे खाली, हमने नहीं किया। और इसका कारण मैंने प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है ना। तो जनरली होता है कि इजियर थिंग आप जल्दी करते हैं, डिफिकल्ट प्रोसेस कुछ करते हैं बाद में, बैकडोर बाद में करेंगे, कभी करेंगे। राइट। हम लोगों ने बिल्कुल अभियान चलाकर अभी करीब 140 चुने हुए स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट किया है। और अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ है बैडमिंटन में, क्रिकेट, उसमें फुटबॉल में, वो लोगों को लिया हम लोगों ने। अब आप देखिए कि एक तो मैसेज गया लोगों में, जितने अच्छे प्लेयर्स हैं उनमें मैसेज गया, कंपटीशन ट्रायल हुआ उनका मैसेज गया है। और हमारी टीम एक फॉर्म हो रही है। ये अब देखेंगे कि जिस तरह से एयर इंडिया की टीम होती है, हमारी ESIC की टीम होगी जो पार्टिसिपेट करेगी। तो प्राइड, जो हमने कहा ना कि वी हैव टू टेक प्राइड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ESIC का झंडा भी फहरेगा अलग अलग जगह, लेके जा रहा है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स से आगे जाएं और हम बोलते हैं ना कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, क्योंकि जितनी बड़ी संस्था होती है उतना उसमें क्वालिटी मेंटेन करना, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये सिस्टम्स को सेट इन करना ताकि थिंग्स बिकम पर्सन इंडिपेंडेंट। तो ये नहीं हो कि एक बॉस अच्छा है तो काम अच्छा है, बॉस चला गया तो काम खराब हो गया। हाउ आर यू मैनेजिंग कि ये ऐसे सिस्टम्स जाएं कि सिस्टम अपने आप चले? फिर थोड़ा सा और मैं इसमें बताऊंगा कि सिस्टम हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी, उसके 2 पार्ट हैं हमारे। एक तो हमारे हॉस्पिटल हैं जो डायरेक्टली ESIC चला रहे हैं। ये पूरे कंट्री में 36 हॉस्पिटल ऐसे हैं जी जो हम लोग चला रहे हैं। मगर रेस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वह स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, वी आर फंडिंग दैट अमाउंट।
और स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और जितने डिस्पेंसरी स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। अब फंड फ्लो हमारे यहाँ से जाता है ESIC में। तो सिस्टम अब तक बना हुआ है कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका 7/8 ESIC बियर करेगा, 1/8 स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। अब हर स्टेट के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रायोरिटी है। अब ESIC उनके प्रायोरिटी में कहाँ फिट करता है? उनके लिए प्रायोरिटी है रोड सेक्टर डेवलप करना, एनर्जी सेक्टर डेवलप करना। अब रोड उनके ESIC सिस्टम प्रायोरिटी है कि नहीं है, डिपेंड करता है। तो बहुत सारे स्टेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे स्टेट में बहुत डिसमल काम हो रहा है, नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, फंड फ्लो बहुत ठीक नहीं है। हम लोग पैसा भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो बजटिंग में उनके उलझ के रह जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ के सब। तो अभी हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, ये भी ESIC 2.0 का पार्ट है जी, कि हर स्टेट में एक सब्सिडरी कॉरपोरेशन बनेगा जो ESIC का पार्ट रहेगा। तो हर स्टेट में एक कॉरपोरेशन हुआ। अब पैसा फ्रॉम ESIC will be given to that subsidiary corporation directly। ओके और कॉरपोरेशन बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करेगा हर स्टेट में। ओके, तो मॉनिटरिंग, सब इवैल्यूएशन, कुछ क्वालिटी, उसका काम हो जाएगा। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा अगर वहाँ कॉर्पोरेशन फॉर्म होता है। ऑल दोज कॉर्पोरेशन विल बी हैंडल बाय स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल, हमारे लोग नहीं रहेंगे। अच्छा। मगर ये कॉर्पोरेट सिस्टम रहेगा कि जिस तरह से ESIC यहाँ कॉर्पोरेशन काम कर रहा है वहाँ काम करेगा। तो हम लोगों ने स्टेप लिया है, इसमें कुछ स्टेट्स का कंकरेंस आ गया है, प्रोसेस में है। तो इस मॉडल के आ जाने के बाद हम लोग फील करते हैं कि और इम्प्रूव करेगा सिस्टम। फील्ड खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट जो चला रही है वो सिस्टम इम्प्रूव करेगा। उसमें दिक्कत है, बॉटलनेक्स है हमारे पास में, राइट। और दैट्स एरिया ऑफ चैलेंज फॉर अस। सो आई थिंक कहीं आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ी उनकी ओनरशिप बढ़ाई है, क्योंकि उन्हीं के स्टेट में इफ यू आर पुटिंग अ कॉर्पोरेशन देयर, तो उनको ये नहीं लगता कि इट्स कमिंग फ्रॉम द सेंटर। तो वो जो एक तो फिजिकल डिस्टेंस तो कम हुआ, पर आई थिंक इमोशनल डिस्टेंस एंड ओनरशिप with that organization also becomes closer। और हम लोगों ने फिर फंडिंग भी कहा है कि फंडिंग जो है 100% देंगे आपको। 7/8 1/8 जो शेयरिंग करता है Okay। वो भी नहीं देंगे आप। 100% फंडिंग हमारा है। यू जस्ट मैन एंड मैनेज दोस थिंग्स, मैनेज इन अ बेटर वे। तो इसलिए ये सिस्टम ला रहे हैं, ये कॉर्पोरेशन बने वहाँ पर और हैंडल करें चीज़ों को। राइट। सो कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ऑफ इंडिया है, आई थिंक सम एरियाज जहाँ डेवलपमेंट इज अ ह्यूज इशू, एंड आई थिंक inclusion into the mainstream is something that everybody is working towards। वहाँ पर कुछ particular programs किए हैं आपने? हाँ, नहीं, जैसे एक्सपेंशन की जो मैंने बात की थी कि लास्ट ईयर जुलाई तक हमारे 3 स्टेट्स और 1 UT कवर में हमारा प्रेजेंस ही नहीं था उस समय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हमारा प्रेजेंस ही नहीं था। Okay। और अंडमान निकोबार में प्रेजेंस नहीं था। तो ESIC 2.0 में द सेकेंड मैंडेट वाज दिस ऑल्सो, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू कि हर कंट्री में हर स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस होना है। ओके। तो जैसे उसके बाद से मिजोरम में हो गया, नोटिफिकेशन हो गया है, मणिपुर इज अंडर प्रोसेस, और अरुणाचल इज अंडर प्रोसेस, अंडमान में हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंस हमारा कुछ स्टेट में नहीं था, कुछ स्टेट में था भी, तो बहुत वीक प्रेजेंस था। एक डिस्पेंसरी से नागालैंड में सिर्फ एक डिस्पेंसरी हमारे पास में है। तो ये है, एक तो प्रॉब्लम है उस एरिया में, क्योंकि उस एरिया में उतने यूनिट्स भी नहीं हैं। ज़्यादा यूनिट्स होंगे तभी तो हमारे एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, हमारा ESIC में कवरेज होगा। राइट। तो कहीं ये भी हो सकता है कि जो आप कह रहे थे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप पहले हेल्थ बेनिफिट्स देंगे, सो वहाँ पर अगर यूनिट्स कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, तो शायद आप हेल्थ बेनिफिट से ही शुरू करें। दिस कैन ऑल्सो बी अ प्लान। कर सकते हैं, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को हेल्थ बेनिफिट देना ये हमारा मेन एम नहीं है। ओके। मेन तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करना है। जी। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए जो हम हॉस्पिटल्स क्रिएट करेंगे उसके थ्रू हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देंगे। दैट्स द मेन प्लान। तो प्लान वो है। तो पहले हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्रिएट कर रहे हैं और फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर को ला रहे हैं। जैसे दिल्ली में हमारे फैसिलिटी बहुत सारी है, तो दिल्ली में हम लोग 15 अगस्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए स्टार्ट करें। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जी, तो कुछ पॉकेट्स में लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। जैसे हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि न्यू मोती बाग उस साइड के एरिया में जितने डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ बेनिफिट के लिए स्कीम, कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगा। हो सकता है उसके जो ओनर हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो लोग पे करें, एम्प्लॉय पे करें, पर इट विल बी कंट्रीब्यूटरी स्कीम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो इसकी कंप्लायंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप कैसे देखेंगे? नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो बिल्कुल वॉलंटरी होगा। It's voluntary. It's a voluntary. So because normally employers will feel कि एक बारी I take the scheme, then do I come under monitoring, evaluation? नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हेल्थ बेनिफिट देना बिल्कुल ऑप्शनल स्कीम है। Okay. उनको लगता है कि बेनिफिट हमारे यहाँ मिलेगा, हमारे फैसिलिटी में आपको फ़ायदा है,
तो आप ले लीजिए। दैट्स रियली वंडरफुल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैसे पायलट स्कीम, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके जाता है। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कोई एक सिस्टम रजिस्टर नहीं है जी, कोई सिस्टम नहीं है, तो हम लोग इसको जस्ट पायलट स्टार्ट